गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th में इससे पहले क्या सिखा दिया था? इससे पहले तुमको वर्क के बारे में बता दिया कि वर्क डन क्या होता है, किस तरह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। आज क्या करेंगे, एकदम नया सा टॉपिक लेंगे। नया सा टॉपिक हमारे पास क्या है? अच्छा, मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दूं, ऐसा रहने देते हैं। और आज जो नया टॉपिक हम सीखने वाले हैं, और कलर कौन सा कलर ये ले लेते हैं। तो जो नया टॉपिक हम सीखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। आज हम क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। अब ये जो एनर्जी है, तुमने ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये जो वर्ड है ना, तुम पहले से जानते होगे, तुमको पहले से थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा, ठीक है। सुना ही होगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तुमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो जरूर सुन रखा है। अब इसको डिटेल से समझेंगे, ये है क्या एनर्जी। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो आप एनर्जी का सीखोगे वो क्या है? एनर्जी is the capacity। एनर्जी जो है वो क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम्हें क्या करना है, एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है, या ऐसा समझ लो कि एक कुछ हाइट पर एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, और वो कितने हाइट पर है? तो उसके लिए तुमको 10,000 सीढ़ियों को चढ़ना है। मतलब एक बहुत ही हाइट पर एक कोई प्लेस है, जनरली मंदिर होती है, कोई साइट सीइंग का कोई लोकेशन होता है। तो वहां पे आपको क्या करना है? ऐसा बोला गया है कि एक साइट सीइंग का लोकेशन है जिसके लिए आपको 10,000 स्टेयर केस वाला एक स्टेयर को क्लाइंब करके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, वहां पर पहुंच पाओगे। और मैंने आपको बोला कि भाई आपको क्या करना है, 2 दिन तक खाना नहीं खाना है। 2 दिन तक आप कुछ भी इनटेक नहीं करने वाले, कोई डिनर नहीं, कोई लंच नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, वो 1000 स्टेयर्स वाला जो क्लाइंब है वो आपको चढ़ना है। पॉसिबल हो पाएगा क्या? कर पाएंगे क्या? अगर चले भी गए, मान लो जिद करके चले भी गए ना, तो आधे रास्ते में ऊपर तो नहीं पहुंचेंगे, ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या है, बिना फूड के, अब फूड से क्यों मेंशन करा रहे हैं? क्योंकि हम जो फूड इनटेक करते हैं वो फूड हमें क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है। अब तुमने अपने बायो के क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है वहां पर। फूड के ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। शायद ऐसा कुछ सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे पढ़ लोगे तुम लोग। तो अब वो एनर्जी क्या करता है? अब हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं ना। डे टू डे लाइफ में रनिंग, क्लाइंबिंग, स्टडिंग, अलग अलग तरह के हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? अगर वो एनर्जी नहीं होता तो क्या वो आप एक्टिविटी कर पाते क्या? जैसे वो जो 10,000 स्टेयर केस वाला मैंने आपको बोला कि आपको एक बिल्डिंग है, एक साइट सीइंग का प्लेस है, 10,000 स्टेयर केस ऊपर, वो आपको क्लाइंब करना है। अगर आप नॉर्मल डाइट वाइट पे होते, अगर आपने अच्छा सा फूड का इंटेक कर रखा होता, तो चांसेस था कि आप वहां पर क्लाइंब करके पहुंच जाओ, ठीक है। चांसेस है कि आप वहां पे क्लाइंब करके पहुंच सकते हो। इसका ये मतलब था कि आपके पास जो वर्क करने के लिए, अब कुछ हाइट ऊपर चढ़ना है, मतलब वर्क डन करना है, तो वर्क डन करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो तुम्हारे पास होता अगर तुमने फूड का इंटेक कर रखा होता। तो अभी अगर तुमने फूड का, मैंने बोला कि 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है, तभी तो आप स्टेयर केस में नहीं चढ़ पा रहे थे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डाइट मेंटेन रखा होता तो आपके लिए पॉसिबल था कि आप वहां पर जाके साइट सीइंग कर पाते, कुछ अच्छी खासी सेल्फियां भी लेके आते हैं, लोगों को जला भी देते हैं कि भाई देखो मैं इधर गया था, उधर मैं गया था, वहां से मैंने खींच के 3-4 सेल्फियां लाई हैं, तो लोगों को दिखा भी सकते थे। तो अब इसमें ये जो कहानी मैंने बताई उसमें क्या समझना है हमको? हमको ये समझना है कि कोई भी वर्क डन, मतलब कोई भी वर्क डन जो है, कोई भी वर्क जो है वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास एनर्जी है। कोई भी इंसान कोई किसी भी तरह का वर्क डन तभी कर पाएगा जब उसके पास एनर्जी होगा। अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है?
इसलिए हम एनर्जी को क्या बोलते हैं, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी जो है वो वर्क करने की कैपेसिटी है। जितना ज्यादा एनर्जी तुम्हारे पास होगा तुम उतना ज्यादा वर्क डन परफॉर्म कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या, एनर्जी का क्या डेफिनेशन है। अच्छा, फिर एनर्जी के बारे में और क्या याद रखेंगे, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट of energy, SI unit of energy is joules, ठीक है। SI यूनिट एनर्जी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स हो जाएगा, जूल्स या SI यूनिट तो नहीं। अच्छा, डिफरेंट यूनिट्स और क्या क्या होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो आपको कभी ना कभी देखने को मिल सकता है वो हो सकता है कैलोरी, आपने सुना भी होगा कैलोरीज, हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं कैलोरीज, कैलोरीज में एनर्जी मिलता है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी जो है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सीजीएस यूनिट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ईआरजी, अर्ज, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब केजी, मीटर, सेकंड, इस तरह के यूनिट्स में अगर है तो उसको बोलते हैं जूल्स। और अर्ज का मतलब सीजीएस, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अगर इस तरह के यूनिट में उसको एक्सप्रेस करोगे तो आपको यूनिट क्या यूज करना है, अर्ज। और अगर आप एसआई स्टैंडर्ड्स में एक्सप्रेस करोगे तो आपको यूनिट क्या यूज करना है, जूल्स। बात समझ में आ रहा है। तो हमें याद क्या रखना है कि एनर्जी जो है वो वर्क करने की कैपेसिटी है, पहला बात ये याद रखना है। और उसका जो यूनिट है एसआई स्टैंडर्ड्स में, एसआई स्टैंडर्ड्स में उसका यूनिट हम यूज करेंगे जूल्स। और सीजीएस यूनिट में क्या यूज करना है, तो सीजीएस में हम यूज करेंगे अर्ज। क्लियर है क्या, इतना इतना समझ में आया। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं, ये जूल्स और अर्ज में रिलेशन होता है। अब रिलेशन कैसे आया ये तो बताना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा अभी, लेकिन आप ये याद रख सकते हो कि 10 to the power 7 अर्ज, 10 to the power 7 अर्ज इक्वल्स टू 1 जूल होता है, ठीक है। अभी के लिए क्या करना, ये रिलेशन याद रख लेना, कहां से आया कैसे आया वो अब क्या करते हैं हायर क्लासेस में सीखेंगे। अभी के लिए बस ऐसा मान लेते हैं कि 1 जूल जो है वो 10 to power 7 अर्ज है। अच्छा, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये रिलेशन याद रखना है। अब अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में बात करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में बात करूं, ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस मैं ऐसे ही नाम इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले तुमने सुना होगा, सबसे पहले एनर्जी हम लेते हैं सोलर एनर्जी, क्योंकि ये जो सोलर एनर्जी है ना, एनर्जी फ्रॉम द सन, ये सोलर एनर्जी कौन सा है, एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम सन, सन से जो एनर्जी हमें मिलता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे जो वर्ल्ड में जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से ही आए हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट फॉर्म, या सन इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन अगर नहीं होता तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाता अर्थ में, ठीक है। अच्छा, सोलर एनर्जी के बाद और अगर मैं बात करूं तो तुमने सुना होगा विंड एनर्जी, वो जो हाई फ्लोइंग विंड होते हैं, जैसे विंड मिल्स। विंड मिल्स क्या होते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज है, बाहर की कंट्रीज, जैसे डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे विंड एनर्जीज को बहुत ज्यादा यूज होता है। विंड एनर्जी मतलब वहां पे आप देखना कि वहां पे जगह जगह पे क्या है, उन्होंने विंड मिल्स बना रखे हैं, और वो विंड मिल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो विंड एनर्जी मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय विंड, विंड के कारण जो एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे, विंड एनर्जी। उसी तरह तुमने सुना होगा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब है वो जो टाइड्स बनते हैं, वो जो टाइड्स बनते हैं ओशंस में, उसमें क्या होता है अगर आप देखोगे तो वो हाई करंट टाइड्स होते हैं। हाई करंट टाइड्स होते हैं मतलब उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। अब टाइड्स के पास जो एनर्जी है उसको हम जब यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल एनर्जी, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट में जो एनर्जी मिलता है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर में जो एनर्जी मिल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी। ये बोल लिख देंगे एनर्जी इनसाइड अर्थ क्रस्ट, एनर्जी
इनसाइड अर्थ क्रस्ट। देखो ये सब ना मैं ज्यादा डिटेल में तुमको नहीं बता पाऊंगा, ये सब अगर तुमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो तुम नेट्स में देख सकते हो ये सब। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। इसके बाद तुमने सुना होगा हीट एनर्जी, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुना होगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं जो हम चाहे तो आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई मतलब का नहीं होता हमारे पास। हम बेसिकली बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मतलब हमारे सिलेबस में हम किसके बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। और इसी को हमें क्या करना है, डिटेल में समझना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी, तो हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा एनर्जी का कंसर्न है वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी है। ये सोलर, रेन, टाइडल, ये सब हम क्या करते हैं, हम नहीं पढ़ाते, ये सब ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। पहला फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। पहला फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। एंड दूसरा फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। पहला फॉर्म कौन सा एनर्जी है, पहला फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फॉर्म क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही जानना है, यही हमारे सिलेबस में होता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता है तो मैकेनिकल एनर्जी में हमें पता चल जाएगा। नेट एनर्जी के बारे में जब समझाऊंगा तो वो शायद आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एक एक करके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही हमारे काम का भी है। अब अगर मैं लिखूं, सबसे पहले मैं आपको मेंशन करा देता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग possesses, ठीक है। possess मतलब उसके पास है, वो acquire करके बैठा है। जैसे होता है you get possessed by a ghost, मतलब घोस्ट तुम्हारे अंदर आके बैठा हुआ है, तो वैसा ही बोल रहे हैं। any object which is, ऐसा नहीं कि मैं घोस्ट में मानता हूं, लेकिन वर्ड यूज होता है पोजेशन, ठीक है। तुमने क्या कर लिया, पोजेशन कर लिया, फ्लैट का पोजेशन होता है, तुमने फ्लैट को एक्वायर कर लिया। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग पोजेसेस एनर्जी, उसके पास एनर्जी है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग पोजेसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका सीधा सा मतलब क्या है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो, उसके पास स्पीड है, मतलब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके पास एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन as half mv square. Kinetic energy of any object is given as half mv square. अब ये half mv square में हाफ तुम जानते हैं, 1 और 2 जो है मिला के हाफ होता है, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। m क्या है, m stands for mass of the moving object। वो जो ऑब्जेक्ट था ना जो मूव कर रहा था, उसका जो मास होगा उसको हम क्या बोल देंगे, m। और v क्या है, v जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है, m जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है और v क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और अगर आप हाफ टाइम्स ऑफ मास और स्पीड के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पर और स्पीड के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। ये जो काइनेटिक एनर्जी है
वो क्या है, मास और स्पीड के स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट के मास को अगर आपने इंक्रीज कर दिया, ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कैसे होगा, मान लो ऐसे जनरली एक कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका मास कांस्टेंट होता है, लेकिन हम मान लो ऐसा बोले कि पहले मेरे पास एक ब्लॉक ऐसे था, मैंने क्या कर दिया, इसमें एक और ब्लॉक लाके चिपका दिया, और अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले जितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा था अभी भी उतनी ही स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ऐसा समझ लो कि पहले एक 10 kg का ब्लॉक था और ये क्या कर रहा था, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। तो अगर मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना होता तो कितना लिख देते, हाफ 10 इंटू 20 का स्क्वायर, ऐसा लिख देते क्या। जब आप इसको सॉल्व करते तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना 10 10 100 और ये हो जाएगा मेरे पास 2000 जूल्स का एनर्जी हो जाता है क्या। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ब्लॉक था इस ब्लॉक पे मैंने क्या कर दिया, एक और मास लाके मैंने चिपका दिया। ऐसा समझ लो 5 kg का ब्लॉक एक और लाके इसके ऊपर रख दिया और ये अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ये अभी भी 20, पहले ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले केस के लिए था, ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले केस के लिए। अब इस सिस्टम का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हाफ मास के प्लेस में रख दो 15 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ये वापस से एक हो गया और ये क्या हो जाएगा 200। इस बार जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा क्या जूल्स में। इसका मतलब हमने ये देखा कि फॉर द सेम स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है, फॉर द सेम स्पीड द ऑब्जेक्ट विथ more mass, for the same speed the object with more mass will have more kinetic energy। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट इसमें क्या नोट करके लिख लेंगे, इसमें नोट करके ऐसा लिख लेते हैं, पहला नोट पॉइंट, फॉर द सेम स्पीड, फॉर, ये नोट है आपको नोट लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। फॉर द सेम स्पीड the particle with higher mass, the particle with higher mass will have more kinetic energy, will have more kinetic energy। क्लियर है क्या। फॉर द सेम स्पीड द पार्टिकल विथ हायर मास विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ये हमें क्या करना है, याद रखना है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड के स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है क्या। इसका मतलब अगर तुमने पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कर दिया, अगर तुमने पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज कर दिया तभी इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा ना। तो अगर मुझे किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, उसके स्पीड को भी इंक्रीज कर दूंगा। अब क्या होगा, if speed of any particle, if speed of any particle is increased by a factor of n, is increased by a factor of n, n लिखना मेरे को नहीं आता है, is increased by a factor of n, then kinetic energy will increase, kinetic energy will increase by a factor of n square। ये बताने का मतलब है, इसको एग्जांपल से अगर देखें, मैंने बोला कि अगर एक पार्टिकल था, ठीक है, मान लो इस तरह से मेरे पास एक पार्टिकल है, वापस से 10 kg का लेते हैं और इसका स्पीड मान लेते हैं कितना है, इसका स्पीड मान लेते हैं 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इस केस में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होता, काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट केस, तो क्या लिखेंगे, हाफ मास कितना है इसका, हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ये और ये कैंसिल होने पे 5 हो गया,
तो फर्स्ट केस में मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू 500 जूल्स का आ गया क्या। अब मान लो सेम ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक है ब्लॉक को मैंने अनचेंज रखा, सेम ब्लॉक है, क्या करते हैं सिर्फ स्पीड को चेंज कर देते हैं। मतलब पहले स्पीड कितना था, पहले स्पीड 10 था ना, अब उसके स्पीड को मान लो 4 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसके स्पीड को क्या करते हैं 4 टाइम्स कर देते हैं। तो जो सेकंड सिनेरियो है मेरे पास, सेम ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इसका स्पीड मैंने 4 टाइम्स कर दिया है। 4 टाइम्स कर दिया मतलब कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अगर ये 4 टाइम्स कर दिया तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। मास को मैंने अनचेंज रखा है, मास में कोई चेंज नहीं रखा, मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ इसके स्पीड को चेंज कर रहा हूँ। हाफ 10 इंटू 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर जब करोगे तो 1600 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 800। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है सेकेंड केस में वो 8000 जूल्स हो गया क्या, हाँ या ना। अब अगर मैं पहले वाले काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी बाद वाले काइनेटिक एनर्जी को पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो पहले का काइनेटिक एनर्जी था 8000, बाद का काइनेटिक एनर्जी हो गया 500। जीरो जीरो कैंसिल, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 20 हो गया क्या। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने कैलकुलेशन सही किया ना, 405 10 से, हाँ ये 5 1 हुआ और ये कितना हो गया 20। हाँ देखो मैंने क्या किया था, पार्टिकल का स्पीड जो था, पार्टिकल का स्पीड जो है, ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये 5 होगा और ये कितना हो जाएगा 5, और ये इसको चेक कर लेते हैं, हाँ 5 1 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैंने जब स्पीड को क्या किया था, स्पीड को अगर मैंने 4 टाइम से इंक्रीज किया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 16 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो यही मैंने तुमको नोट में लिखाया था कि अगर आप किसी पार्टिकल के स्पीड को n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा n² टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो मेरे पास हो गया कैसे चेंज होने वाला है, मास चेंज करोगे तब भी चेंज हो जाएगा और स्पीड चेंज करोगे तब भी चेंज हो जाएगा। जनरली अगर आपने कुछ नया मास ऐड नहीं किया, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक इंसान दौड़ रहा है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि दौड़ते दौड़ते इंसान का मास जो हो गया वो कम हो गया। मास का इंसान का मास हमेशा कांस्टेंट रखना है अपने को। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि पहले सिर्फ एक ब्लॉक चल रहा था, अब उसके ऊपर एक और ब्लॉक डाल दिया, तब क्या हो जाएगा, मास भी चेंज हो जाएगा क्या। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट हैं। अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मास चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो मास चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसमें सिंपलेस्ट क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कराऊंगा कि भाई ऑब्जेक्ट का मास दे दो, ऑब्जेक्ट का स्पीड दे दो और पूछ लो कि काइनेटिक एनर्जी कितना है। क्वेश्चन मान लो ऐसा है, क्वेश्चन क्या है, इफ speed of the particle, if speed of the particle, ये जनरली ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का नहीं है, if speed of the particle increases by 10%, speed of the particle increases by 10%, find by what percentage, find by what percentage the kinetic energy of the particle will increase। ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा है। ऐसा बोला उन्होंने कि पार्टिकल का स्पीड को मैंने 10% अगर बढ़ा दिया, कोई पार्टिकल था, पार्टिकल के स्पीड को मैंने अगर 10% बढ़ा दिया तो कितने परसेंटेज से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगर इसको, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि लेट इनिशियल मास एंड, ये सोल्यूशन है इसका, लेट इनिशियल मास एंड स्पीड
initial mass and speed of the particle will be m and v। ऐसा मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है उसका इनिशियल मास है m और उसका इनिशियल स्पीड कितना है v। अब मास में तो कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं मेंशन मतलब हमेशा, या ऐसा मान लेना कि 90% टाइम तो मास जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा। चेंज किस में करा रहे हैं? v में चेंज करा रहे हैं। कैसे चेंज कराना है? 10% से इंक्रीज कराना है। अच्छा, ऐसा बोला गया है कि जो नया स्पीड होगा, नया स्पीड को मैंने v डैश लिख दिया। अब 10% से इंक्रीज कराना है, इसका मतलब क्या है? v तो है, जितना पहले था वो तो रहेगा, इसमें मुझे क्या करना है? 10% ऑफ v, 10% ऑफ v ऐड करना है, क्या इंक्रीज करना है ना? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जो नया स्पीड होगा v डैश वो कितना हो जाएगा? v तो पहले से था, 10% ऑफ v का मतलब हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू v लिखेंगे क्या? 0 से 0 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो जो नया स्पीड बन रहा है v डैश वो कितना हो जाएगा? v प्लस 0.1 v। तो जो नया स्पीड आ रहा है वो मेरे पास 1.1 टाइम्स ऑफ v आ गया क्या? जो नया स्पीड है वो कितना हो जाएगा? 1.1 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। बात समझ में आया? 10%, तो हमें क्या करना था? पार्टिकल के स्पीड को 10% से इंक्रीज कराना था। तो 10% से इंक्रीज कैसे कराएंगे? 10% से इंक्रीज कराने के लिए क्या कर दिया? जितना पहले था उसमें 10% ऐड कर दो। तो 10% ऑफ v मैंने फाइंड आउट किया और मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे नया स्पीड मिल गया ना। अगर मेरे पास नया स्पीड का वैल्यू आ गया है, क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं। अगर मेरे पास नए स्पीड का वैल्यू है तो नया काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? मान लो मुझे नया काइनेटिक एनर्जी लिखना है, नए काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख दे रहा हूं के ई डैश। अब के ई डैश को मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला तो वही होता है ना, हाफ, मास में कोई चेंज आया नहीं, नए स्पीड का स्क्वायर। अब नया स्पीड कितना है? अगर मैं के ई डैश का वैल्यू फाइंड करूं तो हाफ, जो मास है m, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, m रख दिया, और v डैश का स्क्वायर, नया स्पीड कितना है इसका? 1.1 इंटू वी। नया स्पीड ये है ना, 1.1 इंटू वी, इसका स्क्वायर कर दो। जब आप के ई डैश का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, के ई डैश का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1.1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है क्या? तो ये ऐसा हो जाएगा 121 हाफ m v स्क्वायर। ये मेरे पास नया काइनेटिक एनर्जी आया है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मुझे क्वेश्चन में पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो नया काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ये मैंने कैलकुलेट किया ना। नया काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1.21 टाइम्स ऑफ पुराना काइनेटिक एनर्जी है। साथ साथ दिख रहा है अपने को? अच्छा, अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं सर? तो देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, ये सब शायद पहली बार। प्रॉफिट लॉस इस तरह का परसेंटेज अगर तुमको याद होगा तो प्रॉफिट निकालते थे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालते थे ना, वैसी बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स में कभी भी तुमको अगर चेंज निकालना है ना तो तुम क्या कर देना? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देना। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू जब माइनस कर दोगे तो तुमको चेंज मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1.21 हाफ एम वी स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब 1.21 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो कितना आ जाएगा? 0.21 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब क्वेश्चन में मेरे को चेंज नहीं पूछा है, क्वेश्चन मुझसे परसेंटेज चेंज पूछा है, मतलब ये भी नहीं पूछा है। देखो स्टार्टिंग से देखना कैसे मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो नया स्पीड है, अगर मैंने बोला स्पीड इंक्रीज हुआ है तो स्पीड इंक्रीज हुआ तो जो नया स्पीड होगा पहले मैंने वो कैलकुलेट किया है। एक बार नया स्पीड अगर मुझे मिल गया
तो नए स्पीड से काइनेटिक, नया जो काइनेटिक एनर्जी होगा मैंने वो कैलकुलेट कर लिया, और नए काइनेटिक एनर्जी को यूज करके मैंने ये फाइंड कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, मतलब पहले का नया काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल पुराना काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर देंगे तो मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं? परसेंटेज चेंज लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए क्या करेंगे? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है। तो परसेंटेज चेंज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ था? 0.21 इंटू हाफ mv², इतना चेंज हुआ था। ओरिजिनल वैल्यू कितना है? ओरिजिनल वैल्यू है हाफ mv² और इंटू 100। हाफ mv² से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो 21% का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है। बात समझ में आया क्या? तो ध्यान से अगर आप पूरे स्टेप को देखोगे, मैंने पहले क्या किया, मैंने गिवन कंडीशन में से नया स्पीड निकाला, नया स्पीड मिल गया तो उसको रेफरेंस लेके मैंने नया काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, नया काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, और एक बार अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो मैंने क्या कर लिया? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया। बात समझ में आया क्या? अच्छा, अब ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है? 2-3 बार देखना है, और ये जो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये होमवर्क में आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, find the percentage change in kinetic energy if speed increases by 20%। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, find the percentage change in kinetic energy if speed decreases by 20%। स्पीड डिक्रीजेस बाय 20%, ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 3, if kinetic energy increases by 44%, then find the increase in speed of the particle। सारे क्वेश्चन में आपको मास को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तीनों ही क्वेश्चन में मास में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आना है स्पीड में आना है। तो ये 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को सॉल्व करना और ग्रुप में सोल्यूशन भेज देना, ठीक है। और सोल्यूशन भेज के आप इंतजार करना है, ऐसा नहीं कि आपने सोल्यूशन भेज दिया और चिल्ला रहे हो कि सर मैंने कर दिया, सही है गलत है। सही होगा गलत होगा जो भी होगा मैं चेक करके बता दूंगा। एक बार जब सारे लोग का आंसर आ जाएगा तभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। कोई चिल्लाएगा नहीं बीच में कि सर मेरा आगे आंसर ये है, सही है गलत है क्या है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपने सही किया है गलत किया है तो आप लेक्चर को दोबारा देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं आज।